हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले हर एग्जाम्स में इन क्वेश्चनों को पूछा जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो रिसेंटली न्यूज़ में काफ़ी रहे हैं और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इसको शुरू वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेक श्योर कि आप स्टडी फॉर लर्न को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे कि मैं जितनी भी नई वीडियोस बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो फ्रेंड्स, मेक श्योर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान वॉज नोन एज। तो टीपू सुल्तान जाना जाता था। ऑप्शन ए शेर ए मैसूर, ऑप्शन बी अष्टप्रधान, ऑप्शन सी शेर ए पंजाब एंड ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शेर ए मैसूर। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से भी जाना जाता था। टीपू सुल्तान ने लगभग चार लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें चौथी लड़ाई में टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। टीपू सुल्तान का एक डायलॉग काफ़ी फेमस था कि 100 दिन बकरी की तरह जीने से बड़े अच्छा तो यह है कि एक दिन शेर की तरह जिया जाए। तो ये डायलॉग काफ़ी फिल्म इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है और काफ़ी अच्छा डायलॉग है। और टीपू सुल्तान को इसलिए भी बेस्ट किंग माना जाता है क्योंकि इसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से काफ़ी सीख ली थी। जैकोबिन क्लब का भी ये मेंबर था और उसके साथ साथ जो ट्री ऑफ लिबर्टी का भी में इसने काफ़ी अपना योगदान दिया था। सो टीपू सुल्तान प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल टू द टाइम ऑफ इंडियन स्ट्रगल और इंडियन इंडिपेंडेंस। So it is very important question. Now we are going to the next question. The next question is related to COVID-19 and coronavirus. So now question is, the novel pandemic coronavirus zones has been divided in how many parts? The option A is 4 part, option B is 3 part, option C is 2 part एंड ऑप्शन डी इज़ 5 part। तो जो नोवल कोरोना वायरस है उसको कितने जोन्स में डिवाइड किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 3 parts। The novel pandemic coronavirus, which is also known as COVID-19, has been divided in 3 zones and the name of these zones are red, orange and ग्रीन। तो जो नोवल कोरोना वायरस है उसके जो अफेक्टेड एरियाज़ के हिसाब से उसको 3 जोन्स में इंडिया में डिवाइड किया गया, जिसमें से रेड जोन काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पे कोविड 19 के केसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को काफ़ी स्ट्रिक्टली मैनेजमेंट किया जा रहा है। और उसके बाद जो दूसरा ऑरेंज जोन है उसमें नॉर्मल है, मीडियम लेवल का है, नहीं ज़्यादा ज़्यादा केसेस नहीं, कम केसेस हैं। और जो ग्रीन जोन है, वन ऑफ द सेफ जोन ऑफ द इंडिया, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि जो केसेस है काफ़ी कम है या लिमिटेड हैं या जीरो हैं। कहीं पे तो ऐसे केसेस जहाँ जीरो हैं, तो यहाँ के लोगों को ज़्यादा फ्रीडम्स है और ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। बट रिस्ट्रिक्शन इनमें भी रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ये भी करेंगे, बट इनको फिर भी काफ़ी आज़ादी है। सो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 3, चाबहार पोर्ट इज़ बिल्डिंग इन। तो ये चाबहार पोर्ट आप जो पिक्चर्स, फ्रेंड मैंने पिक्चर्स को इसलिए भी ऐड किया है क्योंकि पिक्चर्स आपको बेसिक व्यूज़ देते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि किस प्रकार से आंसर हो सकता है। तो जो ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी इज इंडिया, ऑप्शन सी इज ईरान एंड ऑप्शन डी इज साउथ अफ्रीका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईरान। इंडिया इज मेकिंग इट्स चाबहार पोर्ट, India is making its Chabahar near the Karachi port of Pakistan, and it is based on the strategical location of the world where India can spy the activities of Pakistan। तो इंडिया चाबार पोर्ट बना रहा है ईरान में और ये नियर है, नज़दीक है पाकिस्तान के कराची पोर्ट के। सो इट्स मेक अ वेरी स्ट्रेटजिकल लोकेशन टू द वर्ल्ड एंड ऑल्सो ये स्पाइंग मतलब जासूसी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब अगर पाकिस्तानी कोई अनऑक्यूपाइड या ऐसे एक्टिविटीज़ जो इंडिया के लिए थ्रेट है, सो उससे लड़ने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 3, इंडिया हैज़ गिवन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टू विच कंट्री। तो भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन किस किस देशों को दिया है? तो ऑप्शन ए इज़ अमेरिका, ऑप्शन बी इज़ इटली, ऑप्शन सी इज़ ब्राज़ील एंड ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। On the scarcity of hydroxychloroquine, India has given this salt to the various countries. On this occasion, Brazilian president said that India helped the world
एज सेम एज लॉर्ड हनुमान हैव्स द टर्म। तो दुनिया में जब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की स्कैरसिटी हुई तो क्योंकि इंडिया ने जो एक्सपोर्ट था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का वो बंद कर रखा था, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया शुड एक्सपोर्ट हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टू द वर्ल्ड। तो इस बयान के बाद प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें काफ़ी डिस्कस होने के बाद ये इशू किया गया है कि हाइड्रोक्सीक्लोन की जो सप्लाई इंडिया करेगा। उसके बाद लगभग 10 से 15 कंट्रीज़ को हाइड्रोक्सीक्लोरिन दिया गया, और उसके साथ साथ इंडिया भी इसको अन्य देशों के साथ भी एक्सपोर्ट करेगा। सो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी डिविजन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैव। तो यूनाइटेड नेशन के कितने भाग हैं? तो ऑप्शन ए इज़ 6, ऑप्शन बी इज़ 5, ऑप्शन सी इज़ 7 एंड ऑप्शन डी इज़ 8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नंबर ऑप्शन ए, और आंसर हो जाएगा 6। देयर आर 6 डिविजन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमेजन फॉरेस्ट फाउंड्स इन। अमेजन के जंगल पाए जाते हैं। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इज़ अमेरिका, ऑप्शन सी इज़ ब्राज़ील एंड ऑप्शन डी इज़ नॉर्थ कोरिया। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राज़ील। अमेजन फॉरेस्ट आर फाउंड इन ब्राज़ील विच इज़ ऑल्सो नोन एज लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो अमेजन फॉरेस्ट है उनको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जा रहा है, क्योंकि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है यही अमेजन की फॉरेस्ट ही करती हैं, और लॉट ऑफ द स्पीसीज आर ऑल्सो फाइंड इन दिस प्लेसेस। तो इट्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल टू द वर्ल्ड इन द एरिया ऑफ फॉरेस्ट, और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है जो वनों से भी घिरा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं फ्रेंड्स। द कैपिटल ऑफ चाइना इज। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैंने इसलिए भी लिया क्योंकि ये क्वेश्चन हमें अंडरस्टैंडिंग बनाता है कॉमन चीज़ों, क्योंकि कभी ऐसा हो जाता है कि हमें बड़ी बड़ी चीज़ों को पढ़ने के चक्कर में हम छोटी मोटी चीज़ें भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया, और हमें किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए उस चीज़ के बारे में हम चाइना की स्टडी करें तो नॉर्मल बेसिक नॉलेज हमें होना काफ़ी आवश्यक है। उसके बाद ही हम आगे फर्दर स्टडीज कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए इज़ वुहान, ऑप्शन बी इज बीजिंग, ऑप्शन सी इज संघाई एंड ऑप्शन डी इज टैबेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीजिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड अ ऐप विच नेम इज। तो कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए इज दृष्टि, ऑप्शन बी इज आरोग्य सेतु, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु इज़ द ऐप यूज्ड फॉर ट्रैकिंग एंड गिविंग द रिलेवेंट एडवाइस टू द पर्सन्स। तो जो आरोग्य सेतु ऐप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें जो कोविड-19 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, जो पॉजिटिव पर्सन उसको ट्रैकिंग करने में और लोगों को कॉमन जानकारी देने के लिए कि इंफॉर्मेशन देने के लिए कि ये जो कोविड-19 उससे कैसे लड़ा जाता है, किसी को कफ हो रही, स्नीचिंग हो रही तो उससे कैसे बचा जा सकता है, और किस प्रकार से हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, इन चीज़ों को इसमें बताया गया है। और इसने ये लगभग 13 दिन में लगभग 50 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। सो इट ऑल्सो सेट एन एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड दैट अगर इंडिया में कोई बीमारी आई, कोई प्रॉब्लम, से इंडिया कैन डिफीट इट strengthily and powerfully. So it's also set a good example. And next question of this video is who was the first legislative of UK test positive of COVID-19। तो यूके में ऐसे कौन से प्रतिनिधि थे जो टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं कोविड-19 के? तो ऑप्शन ए इज बोरिस जॉनसन, ऑप्शन बी इज एंजेला मर्केल, ऑप्शन सी इज जेल बोल्सोनारो एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो पिक्चर देख के आप समझ सकते हैं गाइज कि इसका जो राइट आंसर होगा बोरिस जॉनसन। ये ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हैं और हाल ही में इन्हें कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में था। बोरिस जॉनसन इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके हु रिसेंटली टेस्ट पॉजिटिव ऑफ कोविड-19। सो अब वर्तमान में इनकी हालत अब ठीक है, और ये कोविड-19 से बाहर नेगेटिव पाया गया है इनकी ट्रीटमेंट के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? एंड वेरी कॉमन क्वेश्चन फ्रेंड्स। इसका आंसर तो काफ़ी अच्छा है और वेरी इजी क्वेश्चन भी है। ऑप्शन ए इज है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी है निकोलसन, ऑप्शन सी है चैम्बली, ऑप्शन डी इज है नन ऑफ द अबव। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चार्ल्स बेबेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो वेरी इजी क्वेश्चन एंड इस क्वेश्चन को लेने के कुछ कारण से फ्रेंड्स को मैं भी आंसर देना बताऊंगा। ऑप्शन ए इज अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी इज मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी इज मनोहर लाल, और ऑप्शन डी इज नन ऑफ द। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह इज ऑल्सो वेल नोन फॉर इज ग्रेट इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया। तो मनमोहन सिंह जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने इकोनॉमी के सेक्टर में मनमोहन सिंह का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था। इन्होंने इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ करने में लाइक एलपीजी, लिबर्टाइजेशन, प्राइवेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो थीम थी इन्होंने दी थी, जिससे इंडिया ने काफ़ी अच्छा अ, छलांग मारा था इंडियन वर्ल्ड इकोनॉमी में। सो इनका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी शांतिप्रिय माने जाते थे। और इनका ये ऐसे व्यक्ति थे जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री के लिए चुने गए थे। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं। सॉरी थे हो गया हैं। क्वेश्चन 12 इज हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। सो ऑप्शन ए इज़ 7, ऑप्शन बी इज़ 9, ऑप्शन सी इज़ 5 एंड ऑप्शन डी इज़ 8। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इसलिए भी रह गया, न्यूज़ में भी इसलिए था क्योंकि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया एक्ट लाया जिससे कि जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड कर दिया गया था, उससे इंडिया में कितनी टेरिटरीज हो गई और कितने स्टेट्स हो गए। सो ऑप्शन इज़ 9, option B is right and answer is 9. So after the division of the state Jammu and Kashmir, India got two more union territories and lose one state. Now India has only 28 states. So अब भारत के पास 28 राज्य हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज़ नॉट अ लिटिल अफेक्टेड ऑफ कोविड-19 इन द वर्ल्ड। तो जो कौन सा देश है जो कोरोना वायरस से बिल्कुल भी संक्रमित नहीं हुआ या वहाँ के लोग, वहाँ के सिटीजन्स को एक भी केसेस नहीं आए जो कोविड-19 से रिलेटेड हो। सो ऑप्शन इज रशिया, ऑप्शन बी इज़ ब्राज़ील, ऑप्शन सी चाइना एंड ऑप्शन डी इज़ नॉर्थ कोरिया। सो इसका जो राइट आंसर होगा, गाइस हम गैस भी कर सकते हैं, चाइना जहाँ से कोविड-19 फैला है तो वो तो हो नहीं सकता। ब्राज़ील का तो हमने अभी कमेंट पढ़ा कि उन्होंने तो कहा है कि ये जो इंडिया है वो हेल्प कर रहा है हनुमान की तरह पूरे वर्ल्ड के लिए। एंड रशिया मोस्ट प्रोबेबली, बट रशिया में एयरपोर्ट चल रहे हैं और काफ़ी अच्छा विजिटर्स वहाँ घूमते हैं तो ये नहीं हो सकता। सो हमें पास बचा लास्ट ऑप्शन एंड ऑप्शन डी इज़ राइट, नॉर्थ कोरिया। द रीज़न बिहाइंड नॉर्थ कोरिया इज़ नॉट अफेक्टेड ऑफ कोविड-19 बिकॉज देयर इज़ नो पॉजिटिव, नो विजिटर्स रीच देयर। तो का बैन है, काफ़ी यूएसए ने काफ़ी सैंक्शन लगा रखे हैं नॉर्थ कोरिया में। सो ये रीजन्स थे जिसके कारण नॉर्थ कोरिया में ऐसे कोई केसेस पाए नहीं गए क्योंकि विजिटर्स थे ही नहीं। इसके विपरीत अगर हम फ्रांस में देखें, इटली में देखें, जर्मनी में देखें तो वहाँ टूरिस्ट काफ़ी आते हैं और टूरिस्ट वाला एरिया है तो वहाँ कोविड-19 के केसेस ज़्यादा पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैकोबिन वॉज। तो फ्रांसीसी क्रांति में जैकोबिन क्या था। ऑप्शन ए इज क्लब, ऑप्शन बी इज फैक्ट्री, ऑप्शन सी इज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑप्शन डी इज़ अ न्यूज़ पेपर। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लब। इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैकोबिन वॉज वन ऑफ द फेमस क्लब विच यूज इन प्रोटेस्ट एंड आस्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर पीपल। तो ये जो क्लब था इसने संविधान की प्रारूप बनाने की डिमांड की और जो फ्रांस में विभिन्न प्रोटेस्ट है इन को करने में जैकोबिन क्लब की काफ़ी इम्पोर्टेंस भूमिका थी। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। व्हेन वाज द फोर्ट ऑफ बास्तिल हैज़ बीन कोलैप्स्ड। तो जो बास्तिल का दुर्ग था कब गिराया गया। तो ऑप्शन ए इज 14 जुलाई 1788, ऑप्शन बी इज़ 14 जुलाई 1745, ऑप्शन सी इज़ 14 जुलाई 1789 एंड ऑप्शन डी इज़ 14 जुलाई 1765। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 14 जुलाई 1789। On this day, the third state people ruined the fort of Bastille because it was the symbol of despotism of the king in France। तो ये जो बास्तिल का दुर्ग था एक सिंबल था फ्रांस के निरंकुशशाही सत्ता के प्रति। तो इसको गिराकर वहाँ के लोगों ने ये प्रदर्शित किया कि अब राज सत्ता यहाँ स्थापित नहीं होगी और संविधान बनने की आवश्यकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 ऑफ विच बैटल नेपोलियन हैड बीन डिप्यूटेड। ये जो चित्र आपको दिखा रहा हूँ गाइस काफ़ी वेल नोन है, काफ़ी स्टूडेंट्स जानते होंगे, ये क्लास 9th में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बैटल ऑफ वाटरलू, ऑप्शन बी है बैटल ऑफ वॉन्डिबॉश, ऑप्शन सी है बैटल ऑफ गिनिया एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ वाटरलू हो जाएगा। द बैटल ऑफ वाटरलू वॉज द एंड ऑफ द रूल ऑफ नेपोलियन इन हिज लाइफ, ही सेंट टू सेंट हेलेना आइसलैंड वेयर आफ्टर 4 years ही डाइड। तो नेपोलियन जब हारा वाटरलू की युद्ध में, उसके बाद उसे कौन से आइसलैंड में भेजा गया, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर वैसे हो जाएगा सेंट हेलेना द्वीप। ये भी काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान को बनाने में की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार पटेल एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द। फ्रेंड्स यहाँ पे नेहरू की स्पेलिंग गलत हो रही है, आप समझ सकते हैं, शायद टाइपिंग में कोई दिक्कत आई होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप चित्र से ही समझ सकते हैं फ्रेंड्स, ऑब्वियसली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of drafting committee of the Indian Constitution. Everyone knows. Question 18. Who was the father of Indian Renaissance in the late 19th centuries? तो 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है। सो ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी इज राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन सी इज बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन काफ़ी प्रोमिनेंट लीडर थे और इन्होंने सती प्रथा को भी प्रोहिबिट करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी। उसके साथ साथ ये लिंग्विस्टिक थे, इन्हें काफ़ी अत्यंत भाषाओं का नॉलेज, जिसमें से पर्शियन, ईरानियन और मुस्लिम भाषा इनको काफ़ी अच्छे से आती थी, जो कि काफ़ी उस समय की काफ़ी टफ लैंग्वेज मानी जाती थी। और हिंदी में तो ये माहिर थे, साथ ही इंग्लिश में काफ़ी अच्छा बोल लेते थे। तो इन्होंने इंडियन रेनेसां में काफ़ी रेनेसां मतलब पुनर्जागरण करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ इनके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है, राजा राम मोहन रॉय वॉज pioneer of the Indian Renaissance in the Indian history. He abolished various non-socialistic practices in the 19th century. He was such a great man who was also the member of Jacobin Club at the time of French. तो ये फ्रांसीसी क्रांति के समय जैकोबिन क्लब के सदस्य भी थे। तो इन्होंने काफ़ी सीख ली थी फ्रांसीसी क्रांति से। 19 क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी डिस्कवर न्यू डॉक्ट्रिन हुज नेम इज। तो लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई थी, उस नीति का नाम क्या था। ऑप्शन ए इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ऑप्शन बी इज डॉक्ट्रिन ऑफ फिलोसॉफी, ऑप्शन सी इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्लूरलिज्म एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, जिसे हिंदी में हड़प की नीति भी कहते हैं। तो इन द ईयर 1853 लॉर्ड डलहौजी डिस्क्राइब अ लॉ विच नेम इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। अंडर द doctrine of labs, the king has no son. If the king has no son for the next heir of his kingdom, the whole kingdom will be governed under the rule of British. तो ये था कि अगर किसी राजा का कोई उत्तराधिकारी, उसका सगा पुत्र नहीं है, तो उसकी जो सारी संपत्ति है वो ब्रिटिश सरकार के अधीन आ जाएगी। तो ये नीति काफ़ी खराब थी, जिससे झांसी की रानी और कई प्रकार के जो लीडर्स थे वो सामने आए थे इसका प्रोटेस्ट करने के लिए। और अब लास्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज। तो इसका जो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सो ऑप्शन ए बीजी तिलक, ऑप्शन बी इज जी के गोखले, ऑप्शन सी इज ज्योतिबा फुले एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। द सत्यशोधक समाज वाज एस्टेब्लिश्ड बाय ज्योतिबा फुले विच मोस्ट प्रोमिनेंटली वर्क इन महाराष्ट्र एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इसका जो ये जो मुख्यतः कार्य करती थी वो महाराष्ट्र में काम करती थी। उसके बाद इन्होंने पूरे भारत में भी काफ़ी अच्छा रोल किया गया इंडियन स्ट्रगल को आगे बढ़ाने में। सो ये फ्रेंड्स, ये आज के लगभग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे नई वीडियोस को बनाने के लिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड भगवान आपका मदद करे आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।